बेटा शुरू करते हैं। देखिए नीट 2016 में डायरेक्ट सवाल पूछा था, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। देखो यही वाली चीज अभी अभी आपको बताई मैंने, नाउ ओके ठीक है, यही वाली चीज अभी बताई थी बेटा। देखो आए हैं सवाल ये, 3 पॉइंट मास ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे 3 पॉइंट मास m यहां रखे हैं। Then the moment of inertia of the system about an axis passing along one side of the triangle, one side of the triangle मतलब यहां से आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो किसी भी एक साइड पे रखोगे तो दोनों कॉर्नर उस साइड में लाइज करेगा, इसका और इसका जीरो हो जाएगा। अगर ये साइड लेंथ a है, अगर ये साइड लेंथ a है तो ये हाइट आपको पता होनी चाहिए √3a/2 होती है। तो इस एक्सिस से इसका जीरो, इसका जीरो, इसका क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर m इंटू √3a/2, √3a/2 का होल स्क्वायर, तो होगा m 3a²/4। ये आंसर हो जाएगा 3ma²/4। थर्ड आंसर आएगा क्या। और ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल कैसे बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, मान लो स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे m मास रख दिया, आपसे पूछा कि एक्सिस ऐसे पास कर रहा है एक कॉर्नर से, पासिंग थ्रू कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द क्या हो जाएगा प्लेन, तो इसका जीरो, इसका हो जाएगा ml², इसका हो जाएगा ml², इसका हो जाएगा बेटा √2l। भाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, कई बार एक्सिस यहां से पास कर सकता है, ये m मास, ये m मास, ये m मास, ये m मास, एक्सिस बेटा यहां से पास कर सकता है, ऐसे पास कर सकता है, इसका और इसका जीरो हो जाएगा, ये l लेंथ है तो इसका हो जाएगा ml², इसका हो जाएगा ml²। एक स्क्वायर है, उसके 4 कॉर्नर पे मास रख दिए, एक्सिस यहां से पास कर रहा है पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू प्लेन, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा l/2, ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा l/2, इसका m l/2 का होल स्क्वायर, इसका m l/2 का होल स्क्वायर, ऐसे चारों पॉइंट मास का निकल जाएगा। क्या आग लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में अगर ये सारे सवाल आपको एकदम फील आ गए तो सर ठीक है। दूसरा पॉइंट मास 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 4 पॉइंट मास है, ठीक है। एक का ओरिजिन यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है एंड चौथा बेटा यहां है। आपसे पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्स एक्सिस। जब आप किसी सिस्टम का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, मतलब ये एक्सिस के अबाउट देख रहे हो, तो एक्स वाला डिस्टेंस हमारे काम का नहीं होता, क्योंकि एक्स में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इस लाइन से देख रहे हैं तो एक्स वाला डिस्टेंस हमारे काम का नहीं होता। एक मास तो यही है भाई साहब 1 kg वाला, दूसरा का एक्स कोऑर्डिनेट है 2,0, तो दूसरा यहां है तुम्हारा, और ये है बेटा तीसरा है y में 3 है 0,0,3, एक ऑब्जेक्ट यहां है तुम्हारा 3 kg वाला, और ये है x में -2 y में -2, तो x में -2 y में -2 यहां पर है, मतलब यहां से -2 मीटर पर यहां आपका रखा है 4 kg। बढ़िया सवाल है बेटा, समझना पड़ेगा अच्छे से। ये x एक्सिस है, ये बेटा y एक्सिस है, एक मास ओरिजिन पे रखा है, दूसरा मास 2,0, यहां रखा है, तीसरा मास यहां रखा है, चौथा मास यहां रखा है भाई साहब। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस से देखोगे तो इसका जीरो, इसका जीरो, 3 kg वाला कितने पे रखा है 3 मीटर पे रखा है, तो इसका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 × 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 kg वाला 2 मीटर पे डिस्टेंस पे रखा है, क्योंकि x में कहा गया इससे फर्क नहीं पड़ता, y में -2 है, तो 3 और 3 का होल स्क्वायर 9 या 27 प्लस 4 × 4 16, 27 और 16 क्या होगा, 27 + 16 क्या होगा, 7 × 13 हासिल 3 और 2 1 3 4 43 है आंसर। कैसा लगा ये सवाल करके, कैसा लगा ये सवाल करके बताइए, कैसा लगा सवाल करके बताइए। एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम कर दीजिए प्लीज। कैसा लगा बेटा ये सवाल करके बताइए। नेक्स्ट यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट सबसे ज्यादा होगा, तो इसका सिंपल लॉजिक है कि अगर ये एक्सिस पास कराऊं तो 5 मीटर लेंथ पे मास चिपका है, अगर यहां से एक्सिस पास कराऊं तो सिर्फ 3 मीटर पे मास चिपका है, अगर यहां से एक्सिस पास कराऊं कम नहीं मतलब बढ़ा दो, यहां से पास कराऊं तो 4 एक्सिस पर चिपका, तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा थर्ड वाले एक्सिस पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट, सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, थर्ड वाला क्या है, IAB IBC, I से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट AB BC CA, CB मतलब BC वाला है IBC सबसे ज्यादा होगा, IBC सबसे ज्यादा होगा AB से, IBC सबसे ज्यादा होगा, तो D आंसर आना चाहिए। बताइए क्या सही है, D आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए
identical rod each of mass m, rod है each of mass m, length L are joined in the form of equilateral triangle, then find of momentia about BC as shown in a figure, about BC। ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से निकालना है। बेटा आपको बताया था कि इस एक्सिस से निकालोगे तो ये वाला रॉड तो इसी पे आ गया, इसका नहीं होगा, इसका होगा एंगल 60 डिग्री से, इसका होगा एंगल 60 डिग्री से, ऐसे घुमाओगे ये पूरा सिस्टम, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 1/3 m L साइन 60, L साइन 60 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 m L स्क्वायर साइन 60 होता है तुम्हारा √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3/4, 3 से 3 कटेगा, ml स्क्वायर बाई 2 आंसर आ रहा है भाई मेरे, ml स्क्वायर बाई 2 आंसर आ रहा है। थर्ड आंसर आ रहा है, देखना एक बार, थर्ड आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया सवाल, रॉड है पूरा, रॉड है ये पूरा रॉड है भाई मेरे, रॉड है, रॉड, ये पूरा रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से पूछा है, सॉरी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से पूछा है, इस एक्सिस से पूछा है, तो ऐसे घुमाओगे ना तो इस रॉड का जीरो यहां से 60 डिग्री पर, यहां से 60 डिग्री पर निकालोगे। कम ऑन सी आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत इंस्पायरिंग सवाल है। नेक्स्ट देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेगुलर डिस्क of mass इतना, radius इतना, about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through its center, perpendicular to the plane and passing through center, about axis perpendicular to the plane of the disk and passing through center। ये तो यार डिस्क है तो mr स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ये वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये बेटा 2021 का पूछा हुआ सवाल है, बढ़िया सवाल है। फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल एम, ये सर्कुलर रिंग है और इसकी मास बेटा है कैपिटल एम, मास कैपिटल एम, एंड रेडियस आर, ठीक है, मास एम एंड रेडियस आर, एंड आर्क corresponding to 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड, यहां से 90 डिग्री सेक्टर का आर्क काट के बाहर निकाल दिया तो 1/4 मास कट के बाहर निकल जाएगा। Then moment of inertia of the ring and perpendicular plane of the ring is k times the mr square। तो देखो, हालांकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा m डैश r स्क्वायर ही, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से इतना ही रहता है, लेकिन मास 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 mr स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3-4 टाइम्स चेंज होगा, आंसर आएगा थर्ड। कर पा रहे हो क्या? आंसर आएगा थर्ड, कर पा रहे हो क्या बेटा? 3/4 टाइम्स चेंज होगा, कर पा रहे हो क्या? कर पा रहे हो क्या? बहुत बढ़िया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट मिनिमम होगा? इजी के अबाउट मिनिमम होगा, क्योंकि देखो यहां से मासेस पास है, इस एक्सिस से लोगे मास दोनों तरफ बढ़ जाएंगे। क्लियर है क्या? ये बहुत इजी है। ये रिंग और रॉड का इस एंड के अबाउट हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 और ये रिंग का हो जाएगा mr स्क्वायर। ये होमवर्क देता हूं, बहुत ईजी है, ऐसे सवाल आ जाते हैं। ये देखिए, ये नीट का ट्रेडमार्क सवाल क्या है? 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल मतलब हॉलो स्फेयर, each of mass m and radius r placed and shown in a figure coincide and axis this through the diameter of the 3 cell, moment of inertia of the system of this cell is। तो सुनो, एक का तो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, हॉलो है तो 2/3 mr स्क्वायर, और दो का सरफेस से जा रहा तो ये होता है 5/3 mr स्क्वायर, 5 गुना 10 और ये 2 तो 12/3 mr स्क्वायर, 12/3 हो जाएगा 4 mr स्क्वायर, 4 mr स्क्वायर। बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड नॉर्मल टू, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द प्लेन, तो ये होता है mr स्क्वायर, जिसको हम mr स्क्वायर बाई 2 होता है, डिस्क है, जिसको हम mk स्क्वायर लिख सकते हैं, m से m कटेगा, k बराबर आ जाएगा r/√2। ये रेडियस ऑफ जायरेशन आ गया। टू द प्लेन ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन टू द डिस्क अबाउट द डायमीटर, तो डायमीटर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू हो जाएगा mk स्क्वायर, k से k कटेगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा r/2। ये k1 और ये k2 का रेशियो निकाल लीजिए, k1 बाई k2 का रेशियो हो जाएगा r/√2 मल्टीप्लाई r ऊपर 2 कट गया, √2:1। पहला आंसर आ रहा है, देखिए पहला आंसर आ रहा है 4 पार्टिकल। ये अच्छा सवाल है, ये खुद करिए प्लीज, ये अभी करिए, सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास m प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, 4 पार्टिकल
each of mass m, 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 corner of a square of side length L, the radius of gyration of the system about an axis perpendicular to the square and passing through center, इससे एक्सिस पास कर रहा है ऐसे, परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे है, तो इसका रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या होगा? सॉल्व करिए खुद। तो इसका सबसे पहले चारों मास हो जाएगा L/√2 डिस्टेंस पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 4 इंटू m L/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4m के स्क्वायर। सर 4m के स्क्वायर क्यों? क्योंकि सिस्टम के 4 मास है। ओ तो 4m से 4m कट गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो k बराबर तो L/√2 ही आ गया सर, k बराबर तो सर L/√2 ही आ गया, फर्स्ट ही आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे गलत देंगे। अच्छा एक बात बताओ, रेडियस ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? सर पूरे सिस्टम का मास जहां पे मान सकते हो उसको रेडियस ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। अब एक बात बताना, ये मास कितने पे? L/√2 पे, ये मास कितने पे? L/√2 पे, ये मास कितने पे? L/√2 पे, ये मास कितने पे? L/√2 पे। तो अरे बुड़बक इंसान, जब सारा मास L/√2 पे, तो मास को कहां मानोगे? L/√2 पे। सर लेकिन रेडियस ऑफ डायरेक्शन में तो m के स्क्वायर करते हैं। हाँ m के स्क्वायर करते हैं, लेकिन उसमें हम सिस्टम का मास लेते हैं, जो सिस्टम का मास 4m है। फुसफुस आ गया, अरे लाला ऐसे कैसे रे? यहां पे गलती हो गई बेटा, कोई बात नहीं, याद रखना। यस दिस इज लाइव क्लास, दिस इज वेरी मच लाइव क्लास, दिस इज वेरी मच लाइव क्लास, वेरी मच। एक तो होता लाइव क्लास, एक होता वेरी मच लाइव क्लास, दोनों अलग चीज है ना? तो ये लाइव क्लास है कि वेरी मच लाइव क्लास है? वेरी मच लाइव क्लास। देखिए फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर मास 9m, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मास 9m है, रेडियस r है। देख भाई वेरी मच, देख भाई पर बहुत सुंदर बनाया आपने। हाँ बहुत सुंदर बनाता हूं मैं, बहुत सुंदर बनाता हूं। देख इधर, फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r मास 9m, अ स्मॉल डिस्क ऑफ m एंड रेडियस r/3, एक स्मॉल डिस्क यहां से m और रेडियस r/3 काट के बाहर निकाल दिया, तो ठीक है, मास m एंड रेडियस r/3 काट के बाहर निकाल दिया। क्या काट के निकाला? एक मिनट, स्मॉल डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r/3। अच्छा स्मॉल डिस्क ऑफ मास m रेडियस r/3 दे दिया है, काट के बाहर निकाल दिया। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू सेंटर। एक मिनट, द स्मॉल डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r/3 रिमूव्ड कंसेंट्रिकली। ओ हो कंसेंट्रिकली बेटा, कंसेंट्रिकली मतलब ये हुआ कि जो काट के निकाला है ना, वो कंसेंट्रिकली काट के निकाला है। सर उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि यहां से, बताता हूं, यहां से r/3 पर जाके यहां से काट के निकाला है। ओहो, तो कंसेंट्रिकली काट के निकाला तो टेंशन ही नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि ये मास m और रेडियस r/3 काट के निकाल दिया, तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ 9mr² माइनस हाफ m r/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा 9mr²/2 और ये हो गया mr², 3 का स्क्वायर 9 दूना 18। तो यहां से mr² कॉमन निकाल दो, एलसीएम ले लो 18, तो 9 दूना 18 मतलब 81 माइनस 1, 80/18 आ जाएगा। 80/18 मतलब 40/9। कंसेंट्रिकली काट के निकाला बेटा, कंसेंट्रिकली। कैसे काट के निकाला है? कंसेंट्रिकली, ठीक है। ये देखो, ये नीट 2018 का बढ़िया सवाल है। 3 ऑब्जेक्ट ए सॉलिड स्फीयर, सर्कुलर डिस्क एंड अ सर्कुलर रिंग each have same mass m and radius r. They spin with the same angular speed omega about their own axis of symmetry. Amount of work required to bring the rest. जब भी ऐसा पूछे ना amount of work, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसमें होगा हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। ये रोटेशनल वर्क हो गया। और सिमिलरली बेटा, सिमिलरली कई बार टॉर्क और थीटा दिए हो तो यहां से आप वर्क लिख सकते हैं। रोटेशनल मोशन में पावर होता है बेटा टॉर्क डॉट ओमेगा, जैसे वहां पे होता है ना एफ डॉट वी, ये टॉर्क डॉट ओमेगा। तो यहां पे सिमेट्रिसिटी से चीजें बहुत इजीली सॉल्व होती है, सिमेट्रिसिटी से। अगर यहां पे लिखोगे आप
अगर यहां पे लिखोगे कि 3 ऑब्जेक्ट है, सबकी इनिशियल स्पीड सेम है, हाँ, मास सेम है, रेडियस सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? सॉलिड स्फीयर का सबसे कम होता है, डिस्क का और रिंग का सबसे ज्यादा होता है। तो सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया साथ ज्यादा है, तो रिंग को रोकने में सबसे ज्यादा वर्क होगा और सॉलिड स्फीयर में सबसे कम होगा। बताइए, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्या? हाँ सर। वर्क डन पूछ सकता है, टॉर्क इंटू डीटा, पावर होता है टॉर्क डॉट ओमेगा, पावर होता है टॉर्क डॉट ओमेगा। बताइए, क्लियर है क्या? ओके सर। टॉर्क क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टॉर्क को क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टॉर्क को हम लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ, टॉर्क को लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ। टॉर्क का क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेशन पे डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है, आई जे के, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। क्रॉस प्रोडक्ट आज ही करके दिखाया है, निकाल सकते हो। हाँ, अच्छा, इंडिविजुअल फोर्स अगर अलग अलग पोजीशन पे लग रहे होंगे तो नेट टॉर्क निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। नेट टॉर्क कैसे निकाल सकते हैं? तो इंडिविजुअल टॉर्क निकाल के आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इंडिविजुअल टॉर्क निकाल के आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इससे आपका क्या निकलेगा? इससे आपका नेट टॉर्क निकलेगा। इससे आपका क्या निकलेगा? नेट टॉर्क निकलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे और, एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर मैं नेट टॉर्क 0 बोल दूं तो नेट फोर्स क्या होगा? तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क में कोई फॉर्मूला, कोई रिलेशन नहीं होता। अगर बेटा ये 0 है तो ये कुछ भी हो सकता है, ये नॉन जीरो है तो ये कुछ भी हो सकता है, ये 0 है तो ये कुछ भी हो सकता है, ये नॉन जीरो है तो ये कुछ भी हो सकता है। कितने लोगों को इसका फील आ गया बताओ? अब भाई इतना समय नहीं है ना कि रोटेशन को 5 लेक्चर में पढ़ाऊं या 20 लेक्चर में पढ़ाऊं, क्या ये तुम्हें रिवीजन ही तो करा रहा हूं, याद है? देयर इज अ नो रिलेशन, मैं लिख देता हूं, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टॉर्क नेट एंड एफ नेट। टॉर्क नेट और एफ नेट में रिलेशन नहीं होता। तो सर कैसे निकालते हैं नेट टॉर्क? इंडिविजुअल टॉर्क निकाल के ऐड करते हैं, इंडिविजुअल टॉर्क निकाल के ऐड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इंडिविजुअल टॉर्क निकाल के ऐड करते हैं। एक बहुत बढ़िया नया और यूनिक सवाल मैंने लिखा आपके लिए। सवाल देखिए, आप करिए, आपको टॉर्क में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप करिए, आपको टॉर्क में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या है भाई साहब? तो इफ डोर 1.6 मीटर वाइड requires a 1 Newton force to be applied at the frame to open the close it. If the force that is required to 0.4 meter distance from the hinge point or closing to the door is. अब सवाल को पढ़ के समझने की कोशिश करो। पहले सवाल को पढ़ के समझने की कोशिश करो। यार जीओसी का लेक्चर है, ऑर्गेनिक का लेक्चर है। मैंने पंकज सर से फोन किया, सर ने उठाया नहीं। मैं पूछना चाहता था कि मैं लेक्चर का क्या करूं, आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा, लेकिन सर ने फोन उठाया नहीं बेटा। तो ये समस्या हो गई थोड़ी। सर फोन उठा लेते तो बात हो जाती, चीजें सॉर्ट आउट हो जाती। तो जैसा कहते वैसा करता मैं। बताओ भाई, तो लेक्चर करा लेंगे यार, करा लेंगे, लेक्चर करा लेंगे। चलो ये बताओ, लेक्चर करा लेंगे। चलो ये बताओ, क्या आंसर? रेडी? क्या किया तूने? तो देखो टॉर्क तो जितना गेट खोलने के लिए चाहिए उतना तो लगेगा। तो ये आर एफ का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, R1F1 बराबर R2F2। बताओ नया सवाल था कि नहीं? सर सवाल तो क्या नया, तो लैंग्वेज कुछ भी था, लेकिन कंसेप्ट तो वही है ना भाई। तो फोर्स 4 गुना कम हुआ, डिस्टेंस 4 गुना कम हुआ, तो फोर्स 4 गुना ज्यादा लगेगा। बताओ बताओ। नेक्स्ट देख, a stone of mass m tied to the spring of length L rotating along the circular path with constant speed, then torque on the stone is। बढ़िया सवाल है, सोच। सर 1 मिनट, सर कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहा है तो इस पर जो टेंशन लगेगा वो सेंटर की तरफ लगेगा। तो टॉर्क कुछ नहीं दिया है तो सेंटर के अबाउट ही निकालेंगे, ओरिजिन के अबाउट ही निकालेंगे। हाँ, वो 0 आएगा। बता क्या आएगा? 0 आएगा सर। नेक्स्ट देख, ये बड़ा सिंपल सवाल है कि टॉर्क बराबर आर क्रॉस एस होता है। हाँ सर होता है। एक बात बताओ आराम से सोच के, ये जो बेटा टॉर्क है ये 2 के क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से आता है। तो टॉर्क हमेशा आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर गलती से मैं टॉर्क का फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो परपेंडिकुलर चीजों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0। अगर टॉर्क का पोजीशन वेक्टर के साथ डॉट लूंगा ये भी आएगा 0। तो देखो
टॉर्क का पोजीशन के साथ जीरो, ये भी जीरो, आंसर सेकंड आ जाएगा क्या? आंसर सेकंड आ जाएगा क्या? नेक्स्ट देखिए, अ कांस्टेंट टॉर्क इतना न्यूटन मीटर इज extended to pivoted wheel if the angular acceleration of the wheel is 4 pi radian per second square then moment of inertia of the wheel is, सुन सुन, टॉर्क बराबर आई अल्फा, कई बार अल्फा नहीं दिया होता है, तो टॉर्क बराबर आई फाइनल एंगुलर स्पीड माइनस इनिशियल एंगुलर स्पीड बटा टाइम आएगा। कई बार ओमेगा भी नहीं दिया होता है, तो टॉर्क बराबर आई, ओमेगा फाइनल को लिख सकते हैं 2 पाई एफ। अबे भाई साहब सुनना रे, 2 पाई एफ, तो 2 पाई को बाहर निकाल लेगा, ये हो जाएगा तेरा भाई 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 2 पाई बाहर निकल गया, तो फ्रीक्वेंसी फाइनल माइनस फ्रीक्वेंसी इनिशियल बटा टी। कई बार टॉर्क ना देके फोर्स पूछता है, तो टॉर्क को लिख सकता है एफ इंटू पोजिशन वेक्टर आर बराबर आई इंटू 2 पाई फाइनल फ्रीक्वेंसी माइनस इनिशियल फ्रीक्वेंसी बटा स्मॉल टी। कितने सवाल नीट में इस पे अभी तक पूछे गए होंगे? लास्ट क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ठीक है बेटा देख लेते हैं। अरे रे रे रे, ये एफ और आर है, सॉरी, टॉर्क और आर तो जीरो होगा, एफ आर नॉट इक्वल टू जीरो होगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। टॉर्क डॉट आर तो जीरो होगा, एफ डॉट आर जीरो नहीं होगा, बता दो, सी हो जाएगा क्या? एफ और आर तो कुछ भी हो सकता है ना, टॉर्क और आर तो जीरो होना चाहिए, ये जीरो हो जरूरी नहीं है, फोर्स और आर जीरो नहीं होगा, सी सही है। चल भाई चल चल, कमान कमान कमान। अब मुझे एक चीज बता, टॉर्क बराबर आई अल्फा, यस सर, अल्फा को लिख सकते हैं चेंज इन एंगुलर स्पीड बटा टी, दूसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन ओमेगा डायरेक्ट नहीं दिया तो 2 पाई एफ दिया होगा, तीसरा रिलेशन। चौथा, कई बार टॉर्क ना पूछ के फोर्स पूछते हैं, नीट में इस पर कितने सवाल पूछे गए होंगे इस चार फॉर्मूले पे, तो खुद बता, खुद बता, तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है, सोच के बता, क्या लगता है, सोच के क्या लगता है कितने सवाल पूछे गए होंगे? कुछ मिट गया क्या? ये रहा, कितने सवाल पूछे गए होंगे? 10 साल में 5, 10 साल में 5। सर क्या बात करो, हाँ दिखा दूंगा। इसी कंसेप्ट पर टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क बराबर आई अल्फा चेंज इन एंगुलर स्पीड बाय टाइम, फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी देते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, आई इंटू 2 पाई, ये और ये 10 साल में 5, 4 मैक्सिमम, मिनिमम सॉरी 4। देख इधर, तो सर ये तो तुम्हारा टॉर्क दे दिया 13.4 और ये दे दिया आई इंटू अल्फा दे दिया डायरेक्ट, तो यहां से अल्फा निकल जाएगा। बता, इसको बहुत अच्छे से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे देखो, फाइंड टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन फोर्स इतना न्यूटन एक्ट्स ऑन द पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, पोजीशन वेक्टर 2k कैप एंड फोर्स है 3j कैप। कभी भी f क्रॉस आर मत करना, टॉर्क का फॉर्मूला f क्रॉस आर गलत है, r क्रॉस f होता है। तो 3 दूना 6, j क्रॉस k क्या हो जाएगा, तो i j k होता है, k के बाद j नहीं आता है, उल्टा हो गया, तो माइनस आई होगा, -6 आई। नेक्स्ट देखिए, द मोमेंट ऑफ फोर्स, ये फोर्स दिया हुआ है, यहां पर लग रहा है अबाउट द पॉइंट इतना। अब ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल कैसे, देखो टॉर्क बराबर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस क्रॉस एफ। तो फोर्स की जो पोजीशन वेक्टर है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ दिस एट, यहां पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स की पोजीशन वेक्टर होगी 2i कैप माइनस 3j कैप, और ये रीजन जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसकी पोजीशन माइनस करेंगे, तो ये होगा बेटा देखो वहां पर -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, क्रॉस ही आएगा आपका फोर्स। तो यहां पे 2i कैप में से 2i कैप कट गया, अरे यार ये तो कट गया, और -3j कैप प्लस 2j कैप मतलब -j कैप बचेगा और प्लस 2k कैप बचेगा। क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स 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 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। इंपॉर्टेंट सवाल है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले ले भाई, तो टॉर्क बराबर आ जाएगा
आई जे के, जे नहीं, आई नहीं है, 0 -1 2 4 5 -6। सुनो, जहां पर फोर्स लग रहा है, फोर्स का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेते हैं। लो लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, रेफरेंस। रॉन्ग, अरे यार, जे कैप के कैप तो आई में आएगा, कहां रॉन्ग लिख लिया। 2i कैप 0 के कैप माइनस के कैप, ओहो हो -3k है ये, सॉरी। तो 2 से 2 कटा और ये डायरेक्टली 2j कैप होगा, 2j कैप आएगा, 2j कैप -3k कैप 2k कैप, तो -k कैप आएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा 0 2 -1 4 5 -6। अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ सर अब ठीक है। यहां से i कॉमन निकालोगे तो ये 0, i कॉमन, ये हट गया, ये होगा -12 माइनस ऑफ -5 + 5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -7i कैप। ये गलत, ये गलत, यही दोस्त हो सकते हैं। हाँ सर, अब लिखो -j कैप करोगे, ये करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा +4 -4j कैप। ये आपका डी आंसर आ जाएगा। चलिए, बिल्कुल मेरे से गलती हुई, वहां पे लिखने में थोड़ी सी गलती हुई। अब बैलेंस करने पर फोर्स सवाल बहुत आते हैं, ये 2021 का सवाल है। ऐसे सवाल बेटा आ सकते हैं, क्या है, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी टोटल लेंथ है बेटा 200 सेंटीमीटर, एंड मास 500 ग्राम, उसकी मास है आपकी 500 ग्राम, बैलेंस्ड ऑन वन वेज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर एट अ मार्क, ये 40 सेंटीमीटर मार्क पे ये बैलेंस किया है। अ मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द 0.2 सेंटीमीटर, यहां से 20 सेंटीमीटर पे है। अनदर अननोन मास सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 160 मीटर मार्क, 160 मीटर मार्क पे m है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात, ये हाफ केजी का रॉड भी है जिसका सेंटर ऑफ मास 100 सेंटीमीटर मार्क पे होगा, तो ये नीचे लगेगा mg जो कि हो जाएगा g/2। इस तरह के सवाल में जहां पे हिंज होता है उसके बाद टॉर्क बैलेंस करते हैं। इसका टॉर्क लिखिए क्या होगा, टॉर्क होगा 2, ये 0, ये 20 और ये 40, तो ये लेंथ हो जाएगा आपका 20, 2g × 20 बराबर, ये हो जाएगा आपका मास g/2 इंटू लेंथ, ये 100 सेंटीमीटर मार्क पे होना चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका 60 प्लस ये 160 है, 160 में 40 घटाओगे 120, 120 g × m, g से g पहले कटेगा, ये हो जाएगा 40 और 60/30 प्लस 120 m, 30 इधर चला गया तो 10 बराबर 120 m, 0 से 0 कट गया, m बराबर 1/12। क्या ऐसे सवाल आप कर लेंगे, क्या आप ऐसे सवाल कर लेंगे? क्या करना होता है बेटा, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, जहां पे हिंज किया उसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लो, इधर का टॉर्क इधर का टॉर्क बैलेंस कर लो, बस दोनों तरफ का टॉर्क क्या करो, बैलेंस कर लो। उसी पर ये सवाल है, एक होमवर्क देता हूं ये। अच्छा, इसमें एक ऐसा सवाल भी पूछते हैं कि भाई मान लो ये सरफेस है, यहां से एक रॉड को लटका दिया, अब रॉड के एक एंड पे हमने एक रस्सी बांधा और दूसरा यहां पे रस्सी बांधा, ये है सेंटर ऑफ मास, यहां से डिस्टेंस है L/4 पे, L/4 पे। अब बताओ दोनों में टेंशन कितना होगा, अगर रॉड का मास है m, लेंथ है l, तो इन दोनों में टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, निकाल लोगे क्या? सर कैसे करेंगे? तो इस पर 3 फोर्स लग रहा है, एक सेंटर ऑफ मास पे mg लगेगा, हाँ सर लगेगा, इस पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस कर लो, इसका टॉर्क हो जाएगा mg × L/4, हाँ कि ना, नीचे लग रहा है, हाँ सर, इसका टॉर्क हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस है तुम्हारा, ये L/4 इधर हटा दूंगा तो 3L/4, T1 × 3L/4, यहां से L से L कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, T1 बराबर आ जाएगा mg/3, mg/3। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, अरे सॉरी, अच्छा ये सवाल है, इसका टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क ये R और ये 4 न्यूटन इधर, ये R ये 90 डिग्री, इसका टॉर्क हो जाएगा 0, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास पे जा रहा है, ये फोर्स इधर है
तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ जा रहा है, एक परपेंडिकुलर है। तो जब टॉर्क लिखोगे तो डायरेक्शन के साथ लिखना। डायरेक्शन जो टॉर्क का होता है, आर की तरफ हाथ रखो, फोर्स की तरफ बेंड कर दो, ये टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो इसका टॉर्क लिखो, फिर इसका लिखना, इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट का टॉर्क आएगा, इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। डायरेक्शन के साथ टॉर्क लिखना। अच्छा सवाल है। एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस। देखो एंगुलर एक्सीलरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है, जिस प्लेन में चल रहा है उसके परपेंडिकुलर होता है। अलोंग द रेडियस नहीं, अलोंग द टेंजेंट नहीं, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर का ही जस्ट सवाल है ये, लास्ट ईयर का बेटा सवाल है, लास्ट ईयर का। एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकंड। ये आपने कर लिया, ये याद करो, सर्कुलर मोशन में कराया था। A rigid body rotation about a fixed axis with variable angular velocity equal to अल्फा माइनस बीटा टी। एक मिनट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर है अल्फा माइनस बीटा टी, ठीक है भाई। वेयर टी टाइम, अल्फा एंड बीटा कौन से, एंगुलर एंगल थ्रू विच इट रोटेट बिफोर इट स्टॉप। अच्छा, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। देखो बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन है, तो बोला कितना एंगल चलेगा जब तक वो रुक ना जाए। तो एक मिनट रुकेगा कब, जब ओमेगा जीरो होगा। व्हेन विल इट स्टॉप, इट विल स्टॉप व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। तो ओमेगा को जीरो रखो, तो अल्फा माइनस बीटा टी इज इक्वल टू जीरो, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा बाई बीटा। यस सर, टी इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बाई बीटा। अब कितना एंगल घूमेगा, देखो जब ओमेगा वेरिएबल है तुम्हारा, तो ओमेगा को लिखोगे डी थीटा बाई डी टी, यस सर, इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा टी। डी टी को इधर ले जाओ, तो डी थीटा बराबर होगा अल्फा इंटू डी थीटा माइनस बी टी इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करके वो टाइम पुट कर देना। मतलब अप्रोच समझ लो कि इस तरीके से सॉल्व होगा। मान ले अगर ऐसा ही सवाल दिया होता कि तुमको एंगुलर वेलोसिटी ये दिया है, अब बोला एंगुलर वेलोसिटी ये है, तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी कब जीरो होगी, तो ओमेगा को जीरो रखोगे। भाई इतना तो समझ में आ गया, ओमेगा कांस्टेंट नहीं, इस तरीके से, इस तरह से हम सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, वो सवाल जो मैंने आपको बोला था कि ऐसे सवाल फ्रीक्वेंटली आते हैं, वो ये था, अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर, हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द रिम ऑफ द डिस्क सो दैट इट रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टाइम टी। प्लीज इसको पढ़ो। A disk of mass capital M radius R, how much tangential force should be applied? How much tangential force should be applied to parallel to the rim so that disk is rotate with an angular velocity omega in time t? तो अल्फा हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा बाई टी, टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा, इसके अबाउट ही तो घूमेगा, सेंटर के अबाउट ये घूमेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये डिस्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया तेरा एम आर स्क्वायर बाई टू, अल्फा हो गया ओमेगा बाई टी, और टॉर्क को लिखेगा तू एफ इंटू आर। तो क्या पूछा है तुमसे, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू हो गया एम ओमेगा आर स्क्वायर, आर कट के सिंपल आर आ जाएगा, एम ओमेगा आर बाई टू टी। देख तो एम ओमेगा आर बाई टू टी, एम ओमेगा आर बाई टू टी। देख ये रहा सवाल भाई साहब, ये रहा सवाल। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट देखिए, अ व्हील इज रोटेटिंग एट द रेट 33 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो यहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा तुम्हारा 33 पर मिनट को 60 चेंज कर देंगे, तो ये होगा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा 2 पाई 33 बाई 60। ठीक है, इट कम्स टू स्टॉप इन 20 सेकेंड। इसको 20 सेकेंड में फाइनल एंगुलर स्पीड हो जाएगा जीरो। तो एक बात सिर्फ तुम इतना बताना कि अगर मुझे ये पता है, ये पता है और ये पता है, तो एंगुलर रिटार्डेशन अल्फा नहीं निकल जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। बताइए क्या उसी तरह के सवाल है, इजी है ये सब सवाल। यस सर। ये देखिए ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि क्लैंप पे मैंने एम मास के ऑब्जेक्ट आर रेडियस को यहां पे हिंज कर दिया, एम मास को यहां से ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, यहां पर टेंशन कितना होगा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। जब भी दो बॉडी कनेक्टेड हो, जब भी दो बॉडी कनेक्टेड हो, एक बेटा रोटेट कर रही है, दूसरी चल रही है, तो एक्सेलरेशन बराबर होता है नेट पुलिंग फोर्स इसका mg बटा नेट मास वो जो ट्रांसलेट कर रहा है बटा रोटेशनल मास जो घूम रहा है उसका आई बाई आर स्क्वायर कर देंगे। अगर इतना तुम कर पाए, सर आई क्या रखेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अगर तुम इतना कर पाए तो अल्फा हो जाएगा ए बाई आर। हाँ सर, और आपको ये ए पता है और टी पूछ रहा है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लीजिए, ए पता है, ये फोर्स हो जाएगा एम जी माइनस टी बराबर एम ए। अगर आपको इसका ए पता है तो सब कुछ निकाल लेंगे ना आप। बोलिए सर, मासलेस स्ट्रिंग बॉन्डेड विद यूनिफॉर्म सिलेंडर, यूनिफॉर्म सिलेंडर है, यूनिफॉर्म सिलेंडर का मतलब मास यहां से आता है, मतलब यूनिफॉर्म सिलेंडर मतलब डिस्क हो गया, यूनिफॉर्म सिलेंडर मतलब क्या हो गया, डिस्क हो गया। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा यही सवाल है, अ कॉर्ड इज बाउंडेड राउंड ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील ऑफ रेडियस आर। व्हील मतलब रिंग लोगे। अच्छा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, चलो हटाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका आई दे दिया व्हील का। अ वेट mg इससे अटैच कर दिया, अटैच टू द कॉर्ड एट द एंड, द वेट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट आफ्टर फॉलिंग थ्रू डिस्टेंस h। अब ये h डिस्टेंस चल गया यहां पे, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील क्या होगी, इसकी अल्फा ओमेगा क्या होगी। सबसे बड़ी बात सुनो, सबसे बड़ी बात, इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। हाँ सर, a बराबर हो जाएगा mg बटा इसका मास बोलो m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा एम जी आर स्क्वायर बटा एम प्लस आई, ये लिख सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन हो गया। और एक्सेलरेशन पता है एच डिस्टेंस चला है तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2g। कहीं स्मूथ तो नहीं, देख लेना एक बार, स्मूथ तो नहीं लिखा ना, देख लेना। तो ये हो जाएगा 2g a, सॉरी 2a इंटू एच, है ना, इस एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया हुआ है वो, तो हो जाएगा 2h इंटू एक्सेलरेशन को लिखेंगे एम जी आर स्क्वायर बटा एम आर स्क्वायर प्लस आई, एम आर स्क्वायर प्लस आई। ये क्लियर है? हाँ सर। अब हमने v निकाल दिया, v बराबर होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा v बाई आर। अब देखो ये टोटल v है तुम्हारा, r को अंदर ले जाओ तो आर स्क्वायर जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कुछ आ रहा 2mgh बटा एम आर स्क्वायर प्लस आई। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, हिम्मत चाहिए इसको करने के लिए। 2mgh डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, सेकेंड आ रहा। हाँ भाई यहाँ पे एम आर स्क्वायर है, ये आर छूट गया था। चलिए सेकेंड आ रहा क्या, नहीं आ रहा? हाँ नहीं नहीं नहीं, सी आ रहा, सॉरी सी आ रहा है, ये 2 का फैक्टर थोड़ी नहीं इसमें, 2mgh एम आई आर स्क्वायर, सी आ रहा है, एम आर स्क्वायर होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये आर स्क्वायर यहाँ पे मिस हो गया था, ये आर स्क्वायर यहाँ पे मिस हो गया था, सही है। अच्छा दो बॉडी अगर ऐसे लटका हो तो इसका एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, तो मान लो कि m1 तुम्हारा ज्यादा है m2 से, तो इसका नेट पुलिंग फोर्स होगा m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई इसका ट्रांसलेशनल मास m1, ये हो जाएगा m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ये चीजें मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ था। ये एक बढ़िया सवाल है, इसको करने से पहले ये वाला सवाल कर लीजिए, ये वाला सवाल कर लीजिए, ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। क्या सवाल है, ए रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल एल, एक रॉड है जिसका मास है कैपिटल एम और लेंथ भी है कैपिटल एल, हिंज एट अ पॉइंट पी, पी पर हिंज किया है, and the rod kept horizontal of the massless string q as shown in a figure. When string is cut, then initial angular acceleration of the rod is, जैसे ही मैं इसको कट करूंगा तो इसका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, जब इसको कट कर दोगे तो सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स लगेगा mg, तो टॉर्क हो जाएगा आपका आई अल्फा। अब इसके अबाउट घूमेगा ये पूरा रॉड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया आपका एम एल स्क्वायर बाई 3 इनटू अल्फा, और टॉर्क हो जाएगा एम जी एल बाई 2। देखो बेटा ये डिस्टेंस यहां से आगे एल बाई 2, तो एम जी इंटू एल बाई 2, एल से एल स्क्वायर कैंसिल होगा, एल एम से एम कैंसिल होगा, अल्फा हो जाएगा 2 ऊपर 3 ऊपर 3g बाई 2l, ये एंगुलर एक्सेलरेशन होगा 3g बाई 2l, 3g बाई 2l। ये फ्रीक्वेंटली पूछते हैं बेटा। अच्छा इसमें हमने क्या निकाला है, क्या निकाला है सर, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला। एंगुलर एक्सेलरेशन किसका निकाला है सर, रॉड का, नहीं रॉड के किस पॉइंट का। तो ये याद रखिएगा, जब भी कोई चीज प्योर रोटेशन में होता है, जब भी कोई चीज प्योर रोटेशन में होता है तो पॉइंट पी का, पॉइंट पी का, पॉइंट सेंटर ऑफ मास का, पॉइंट क्यू का, सब का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। लेकिन अगर तुम्हें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो ए सी एम आर इंटू अल्फा लिखोगे, आर होगा डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट
ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम हिंज पॉइंट। हिंज पॉइंट, जितने लोगों को ये चमक गया प्लीज कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए, एक बार फोन उठा के आग लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई चीज प्योर रोटेशन में होता है तो सबका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछेगा तो आप इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर? चलिए अब यहां पे एक सवाल है, एक रॉड के साथ साथ एम मास भी दे दिया, तो यहां पे टॉर्क लगेगा एम मास की वजह से एम जी इंटू एल, और इसके सेंटर ऑफ मास पे एम डैश जी लगेगा, तो नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखेंगे। क्लियर है? नेट टॉर्क निकाल लोगे दोनों फोर्स का, घर पे बैठ के करना। अच्छा सवाल लिखा है, समय थोड़ा कम है इसलिए नहीं करा रहा हूं। दूसरा बेटा, एक सवाल ये वाले पूछे जाते हैं, क्या? मान लो एक रॉड है और रॉड यहां से हिंज हो गई, ठीक है, मास m है, लेंथ l है, इसको यहां से रिलीज किया, तो जब ये रॉड ऐसे गिरता हुआ आएगा, जैसे ऐसे घूमता हुआ आएगा, तो जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा उसी समय इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी? याद है क्लास में कराया था, कैसे करेंगे ये बता दो। उसी समय इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, कैसे करेंगे ये बता दो, कैसे करेंगे ये बता दो। सर इसमें सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक रिफरेंस लेते हैं और वहां पे पोटेंशियल जीरो लेते हैं, फिर लगाते हैं COMe इन प्योर रोटेशन। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्योर रोटेशन में सिर्फ रॉड के साथ बनता, और कहीं नहीं बनता। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जब ये वर्टिकल था तो सेंटर ऑफ मास लेके लिखेंगे mgL/2, काइनेटिक जीरो, बराबर जब हॉरिजॉन्टल आ गया तो पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक हो जाएगा ½ I ओमेगा स्क्वायर। अब ये रॉड सेंटर के अबाउट तो नहीं घूम रहा है, एंड के अबाउट घूम रहा है, तो यहां से mgL/2 बराबर हाफ से आप काट देना, हाफ से आप कट गया, तो उधर आया mgL और इधर आएगा I ml/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। m सेम कटेगा, 3 ऊपर, 3g इधर l से l कटेगा तो l, 3g/l का रूट। क्या आएगा ये? यस। और ये ओमेगा किसका है? सेम फॉर ऑल पॉइंट, सेम फॉर ऑल पॉइंट। अब तुमसे ये पूछ सकता है कि एंड जब गिरा, मतलब ये रॉड जब गिरा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितने स्पीड से टकराया, इसका ये पॉइंट कितनी स्पीड से टकराया। तो अब स्पीड लिखोगे ना, लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड लिखोगे तो सिर्फ r ओमेगा कर दोगे, लीनियर स्पीड लिखोगे तो क्या करोगे, r ओमेगा कर दोगे। अब वैसे तो रोलिंग मोशन सिलेबस में नहीं है, नहीं लिखा है, लेकिन जेईई मेंस में 1-2 सवाल इस पे पूछ लिए। तो जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है छोड़ सकते हैं, जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा है उनके लिए मैं रैपिड रिवीजन एक बार करा देता हूं। रोलिंग मोशन में याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल होता है बटा काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल होता, सॉरी टोटल होता है, टोटल होता है, वो बीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? बीटा के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन बाई टोटल बीटा के बराबर होता है। बीटा क्या होता है बताता हूं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन बाई काइनेटिक एनर्जी टोटल, वो भी 1 माइनस बीटा के बराबर होता है। बीटा की वैल्यू अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग होती है, जैसे रिंग के लिए होती है बीटा की वैल्यू बेटा हाफ, हॉलो स्फीयर के लिए ऐसे याद करो 0.5, 0.6, 0.66, 0.71। तो 0.5 का मतलब हो गया हाफ, 0.6 का मतलब है ऑब्वियसली 6/10 मतलब 3/5, 0.66 का मतलब है 2/3 और ये होता है बेटा 5/7। तो जो ट्रांसलेशन बाई टोटल एनर्जी का रेशियो है, एक सवाल एनर्जी बेस्ड आ सकते हैं, तो जो ट्रांसलेशन बटा टोटल एनर्जी का रेशियो है वो सिर्फ बीटा होता है। बीटा ये है, रिंग हॉलो सिलेंडर का 0.5, हॉलो स्फीयर का 0.6, डिस्क का 0.66, सॉलिड स्फीयर का 0.71। अब एक काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन बाई टोटल ये बीटा ही तो है, तो मतलब हाफ होता है इसका रेशियो। हाँ, और 0.5 से देखोगे तो 50%, अगर परसेंट में देखोगे ये होगा तुम्हारा 3/5 या बोल दो 60%, ये होगा तुम्हारा 66% या 2/3, ये होगा तुम्हारा 71% या 5/7। तो रोटेशनल काइनेटिक टोटल होगा 1 माइनस बीटा, तो एक में से आधा घटाओगे तो आधा ही आएगा, तो 50% ही रह गया। ये 60% है तो ये 40 हो जाएगा, ये 66 है तो ये 33 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 28% हो जाएगा। बाकी इंक्लाइन प्लेन पे अगर रफ है तो, स्मूथ अगर होता ना, स्मूथ इंक्लाइंड पर रोलिंग स्टार्ट नहीं होता है, उस केस में वेलोसिटी डायरेक्टली आता है 2gh।
लेकिन अगर एक्सिलरेटेड इंक्लाइन प्लेन है तो उसमें वेलोसिटी आएगा √2g, जहां पे g होता है वहीं पे बीटा आता है, ये आएगा आंसर √2gh इंटू बीटा। अच्छा एक्सिलरेशन पूछे तो एक्सिलरेशन होगा g sin थीटा इंटू बीटा। बीटा की वैल्यू यही उठा के रख दो बस। सर मजा आ गया। हाँ, अगर ग्राउंड पे तुमसे वेलोसिटी पूछेगी, वेलोसिटी एट द बॉटम हो जाएगा v बराबर √2gh इंटू बीटा। हाइट नॉर्मल केस में होता है v²/2g, नॉर्मल स्मूथ के केस में, इसमें होगा हाइट v²/2g इंटू बीटा, और बीटा की करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख दोगे। क्या क्लियर है ये बात? समझ आती है ये बात? जैसे अ बॉडी ऑफ मास एम रेडियस आर रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हाइट इतना गया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी क्या होगी? तो हाइट इतना गया है तो इसको पहले कंपेयर करो। h बराबर मैंने बोला था va²/2g, और यहां पे क्या है va² डिवाइडेड बाई 6/5 इंटू जी। अब सॉरी, हमने बताया था va²/बीटा इंटू 2g, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो va²/g 2 बीटा बराबर लिख सकते हो 6/5, मतलब बीटा हो गया तुम्हारा 3/5। बीटा 3/5 मतलब 0.6, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? डिस्क नहीं, हॉलो स्फीयर। रिंग पहले होता है रिंग, फिर होता है हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर आएगा ये, हॉलो स्फीयर। और हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 m²। ये देखें, ये देखें सर, हॉलो स्फीयर है क्या? हॉलो स्फीयर है क्या? तो इस तरह के सवाल ऐसे आ सकते हैं, याद रखिएगा बेटा, ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन हो तो एक्सीलरेशन सिर्फ g sin थीटा होगा। अच्छा, रोलिंग बॉडी ऑफ एंगुलर मोमेंटम चेंजेस बाय 20 SI यूनिट इन 3 सेकेंड, देन कांस्टेंट टॉर्क, देन फाइंड टॉर्क ऑन द बॉडी। तो टॉर्क बराबर होता है रेट टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बाय टोटल टाइम, या रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बाय टोटल टाइम। तो एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ है 20 से बाई 3, तो टॉर्क होगा 20/3। टॉर्क क्या होगा? 20/3। ये डायरेक्ट रिलेशन आप याद रखें, ये डायरेक्ट रिलेशन आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए एंगुलर मोमेंटम। क्या? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं एल वेक्टर बराबर आर क्रॉस पी। यहां भी क्रॉस प्रोडक्ट से एक सवाल एंगुलर मोमेंटम का पूछा जा सकता है। एंगुलर मोमेंटम प्योर रोटेशन के केस में होता है आई इंटू ओमेगा, जिसमें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन के पैरेलल होती है, या हम लिखते हैं एम वी आर, जहां पे लिखते हैं आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, है ना। उसी को आर को हम एम भी लिखेंगे और ये आर एम बी आर हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे काइनेटिक एनर्जी पहले लिखता हूं, ये पूछा हुआ है सवाल कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है प्योर रोटेशन में। हाँ सर। अब एक बात करो, एक काम करो, आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड कर दो, तो क्या यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी आई और आई, आई स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, मतलब L²/2I। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आई कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हो सकता है। क्या ये दोनों ग्राफ सही है? कौन से केस में कौन सा ग्राफ सही होगा ये बताओ, कौन से केस में कौन सा ग्राफ सही होगा? सर आपने यहां पे पूरा ड्राइव किया है, अगर हमारा ओमेगा कांस्टेंट है तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अगर मेरा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्या इंपॉर्टेंट है कि फर्जी है ये बता, क्या इंपॉर्टेंट है कि फर्जी? सर है तो इंपॉर्टेंट यार, देख के पता चल रहा है तो इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क से मतलब नहीं है, टॉर्क से मतलब नहीं, सॉरी फोर्स से मतलब नहीं है, टॉर्क से मतलब है। अगर टॉर्क जीरो, हाँ, इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, अगर बेटा आपका टॉर्क क्या है? जीरो है, अगर किसी सिस्टम पे टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आप लिख सकते हो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इस पे थ्योरेटिकल सवाल बहुत सारे बनते हैं। कैसे? तो एक सवाल ये मैंने अभी लिखा है, अब बड़े प्यार से इसको सॉल्व करना बेटा, कॉन्फिडेंस आएगा, बड़े प्यार से सॉल्व करना, इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस आएगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू फ्रीली रोटेटिंग बॉडी ए एंड बी आर आई एंड आई बी, आई ए ज्यादा है, इफ देयर एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल देन के एंड के बी आर आई ए ज्यादा है और एंगुलर मोमेंटम सेम है तो के बी ज्यादा होगा, के बी आपका ज्यादा।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा ना, इक्वल नहीं है, हाँ इक्वल नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट पता करना हो तो थर्ड ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ये भी सही हो सकता है इक्वल नहीं है, लेकिन थर्ड ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। एक्चुअल में यहाँ पे साइन मुझे लगता है कि गड़बड़ दिया है, यहाँ पे साइन कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, और यहाँ पे अच्छा ये गड़बड़ साइन लिखा, अरे यार नशा करके टाइप किया है। कैसे, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे लिखा होता है, रे 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 रे, ऐसे ऐसे लिखा होता है, ये उसको ऊपर नीचे मिला दिया है। देखो इंपॉर्टेंट था तभी तो ये अच्छा सवाल आप कर पाए, इंपॉर्टेंट था तभी तो अच्छा सवाल ये कर पाए। सही है, चलिए इधर देखिए, फिर से वही है, सेम उसी तरीके के जो फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैंने कराया, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा आगे देखिए, सॉलिड स्पेस रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन अ फ्री स्पेस, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजेस कीपिंग इट्स मास सेम, बीच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी बुल रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे सॉलिड स्फीयर है, ओमेगा से घूम रहा है, अब इसका मास कांस्टेंट रख के मैं रेडियस बढ़ाता हूं, तो L बराबर आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। क्यों, अब भाई टॉर्क तो लगाया नहीं, किसी तरीके से मैंने इसकी रेडियस क्या करी है, बढ़ाई है। तो होगा क्या, होगा क्या कि रेडियस बढ़ाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, ओमेगा घटेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी कंजर्व नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। बताइए क्या डी आएगा आंसर, वेरी श्योर, वेरी मच करेक्ट, डी इज योर करेक्ट आंसर, वेरी मच करेक्ट बेटा, डी करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, कि भाई साहब एक डिस्क है, वो किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कुछ I1 है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, एक दूसरा कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा 2 है, वो घूम रहे हैं, दोनों को हमने साथ रख दिया, तो दोनों चिपक के एक साथ घूमने लगेंगे, दोनों चिपक के एक साथ घूमने लगेंगे, तो कॉमन एंगुलर स्पीड क्या होगी बेटा, पता है क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बराबर, जब दोनों एक साथ चिपक जाएंगे तो I1 I2 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा बराबर होगा I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 बटा I1 प्लस I2। सर तो कोलिजन जैसा हो गया, चिपक गए, तो यही तो V निकाला था, M1 V1 M2 V2 ऐसा हो गया सर। हाँ, अब इसमें ना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी पूछते हैं, तो बेटा वो भी वही कोलिजन जैसा हो जाता है, हाफ I1 I2 बटा I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा रिलेटिव का होल स्क्वायर। लीजिए लीजिए, अब बताइए ये सवाल एकदम धुआं धुआं हो जाएगा क्या, कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, घर में आग लगा दो, हर जगह ही आग आग ही लगा दो, आग आग धुआं धुआं कर दो, धुआं धुआं आग और आग कर दो भाई, धुआं धुआं आग और आग कर दो। चलो, क्या एक सवाल यहां से कॉमन एंगुलर वेलोसिटी का पूछ सकता है, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी का पूछ सकता है, एक लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का पूछ सकता है, हाँ सर पूछ सकता है, बताओ ये कर लोगे क्या, पूछे एक्सप्रेशन ऑफ लॉस इन एनर्जी। नेक्स्ट देख, ये भी वही सवाल है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछा है, यहां पे हाफ IT इंटू IB, ये सही है, देख सीधा यहां पर देख, ये आंसर है, खत्म, देख लेना सवाल क्या है, देख लेना सवाल क्या आंसर, यही आएगा। कैसे, देखो ना, हाफ IT IB बट IT प्लस IB ओमेगा, यही तो एक्सप्रेशन है, माइनस तो होगा नहीं, एक का होल स्क्वायर होगा नहीं, ये होगा नहीं, ले बता। अच्छा एक सवाल ऐसा पूछते हैं, थिन रिंग ऑफ मास एम रेडियस आर, एक रिंग है, इसकी मास एम है, रेडियस आर है, चलो भाई रिंग है, इसकी मास एम है, रेडियस आर है, ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, ठीक। अब चुपके से क्या किया, दो ऑब्जेक्ट लिया स्मॉल एम मास का और जेंटली ऐसे चिपका दिया। बच्चा ना मेरे से यहां पे सवाल पूछता है, ऑपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर, सर हमें कैसे पता चलेगा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, हमें कैसे पता चलेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना, इधर आ, रोटेशन में और कोई कंजर्वेशन का थ्योरम पढ़ाया है नहीं, तो भट्ट गवार क्या कंजर्व करेगा, बात करता है।
हाँ पूछते हैं तो बायोलॉजी। और मैंने रोटेशन में और क्या कंजर्वेशन का लॉ पढ़ा है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का कोई लॉ होता नहीं है। तो फिर क्या करेगा बताना, क्या करेगा सर? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। इनिशियल बराबर फाइनल। पहले अकेला क्या है? रिंग है, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। बाद में ये रिंग भी है और ये मास भी है, तो कैपिटल एम इंटू 2m ओमेगा। तो ओमेगा डैश, ये मतलब ओमेगा डैश बराबर एम आर स्क्वायर। एक मिनट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो कैपिटल एम ओमेगा बटा कैपिटल एम प्लस 2m इंटू ओमेगा। ओमेगा तो लिख दिया भाई, मैं भी नशे में हूं। बता, चल इधर देख। अ डिस्क ऑफ रेडियस 2m, इतना केजी रोल्स ऑन ऑर्डिनल फोर्स, सेंटर ऑफ मास एज स्पीड इतना, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप। सुन, ये रोलिंग मोशन का है, रोलिंग मोशन सिलेबस में नहीं है। वैसे हटा, सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा भाई, सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा। ये देख, अ सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट द डायमीटर of an angular velocity omega. If it cools so that its radius reduced by 1/n, its original value, then angular velocity becomes, सुन मेरी बात, L initial बराबर L final कर, I into ओमेगा बराबर I डैश ओमेगा डैश। जब सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था, मान ले I है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस को 1/n किया है, तो रेडियस का स्क्वायर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बटा n स्क्वायर होगा, फिर I से I कट जाएगा इंटू ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश हो जाएगा n स्क्वायर इंटू ओमेगा। बता भाई मेरे, n स्क्वायर इंटू ओमेगा होगा क्या? यस सर। क्या यहां पे आपका एंगुलर स्पीड n स्क्वायर ओमेगा होगा? यस सर। सोनिधर, सोनिधर, यस सर सुनिधर। एक सवाल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की ये वाला भी कर ले, ये वाला टेबल वाला कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये सब जितने तो पूरे साल में लोग नहीं कराते होंगे क्लास में, उतने तो मैंने तुम्हें अभी करा दिए। ले, ऐसे घूम रहा है। अब मैं यहां से पकड़ के टेंशन बढ़ा दूंगा, टेंशन बढ़ा के रेडियस मैंने हाफ कर दिया, तो बताओ उसकी स्पीड क्या होगी? अरे सर, टेंशन इंक्रीज करके रेडियस को हाफ कर दोगे तो स्पीड क्या होगी? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, एल आई बराबर एल एफ, एल आई बराबर एल एफ। तो यहां से जब ये घूम रहा है तो हम लिखेंगे इनिशियल हो जाएगा एम वी आर बराबर एम वी डैश आर, पहले वी नॉट है तो एम वी नॉट आर बराबर एम वी डैश आर बाई 2, एम से एम कटेगा, आर से आर डैश कटेगा, तो वी डैश बराबर 2 वी नॉट हो गया। इसमें तुम्हें फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता है, तो क्या करोगे? हाफ एम वी डैश का स्क्वायर करेंगे सर। एक और देख, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एम मास का ऑब्जेक्ट वी से किसी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कहीं भी चला जाए इसका एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी। ये यहां भी चला जाए तो भी यही एंगुलर मोमेंटम आएगा, तब भी यही एंगुलर मोमेंटम आएगा, एंगुलर मोमेंटम यहां से चेंज नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर से पास करता हुआ क्रॉस कर रहा है तो सेंटर के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा। समझ गया? समझ गया? चल टॉपलिंग देख ले भाई। टॉपलिंग के कुछ ऐसे सवाल बनते हैं, टॉपलिंग के कुछ ऐसे सवाल बनते हैं, चलिए देखियो ध्यान से। यूनिक सवाल लेके वो नया कि एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ ए है, सफिशिएंट फ्रिक्शन है, यहां पे मैंने फोर्स ऐसे लगाया है, ये उल्टा बना दिया। पूनम चाची, भाई पूनम चाची को सैल्यूट है, मतलब लिटरली ये सारा पीपीटी समय पर मैम ने टाइप करके दिया है। आई एम बिग फैन ऑफ हिम, बिग सैल्यूट, डेडिकेटेड एंड वेरी पोलाइट वोमेन। चल देख, सुन इधर देख, यहां से फोर्स हमने एफ लगाया, तो जब भी इस तरह का कंडीशन बने तो याद रखना कि इस पर 4 फोर्स लग रहा है टॉपलिंग में। एक mg तो लगेगा सेंटर ऑफ मास पे, हाँ, दूसरा फ्रिक्शन पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस लगेगा, और जस्ट अबाउट टॉपलिंग में यहां पे कॉन्टैक्ट बनता है, ये नॉर्मल लगता है और ये फोर्स है।
तो नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं बता, नंबर ऑफ फोर्स कितने, 4। अब ये पूरा सवाल पर भाई टॉपलिंग के केस में ना ये 4 डायग्राम 4 फोर्स जरूर बना लेना। क्या, एक तो तेरा लगेगा नॉर्मल, एक तो तेरा लगेगा नॉर्मल, एक तो तेरा लगेगा नॉर्मल, एक लगेगा तेरा फ्रिक्शन, एक लगेगा नीचे mg, लगेगा लगेगा लगेगा, हाँ सर लगेगा। अब बोल रहा है कि जस्ट कपलिंग का कंडीशन है, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करो। नॉर्मल का टॉर्क ओके अबाउट 0, क्योंकि नॉर्मल यहीं से पास कर रहा है। फ्रिक्शन का टॉर्क भी 0, हाँ सर। इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, F इंटू 3a/4 होगा क्या, F इंटू 3a/4, क्यों फोर्स आगे, डिस्टेंस यहां से ये, और इसका टॉर्क हो जाएगा a/2 इंटू mg, ये बराबर कर दे। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एक लाइन में आंसर आ गया। कैसे, तो a से a कैंसिल होगा, F बराबर हो जाएगा 4 ऊपर 4 mg/2 इंटू 3, 2 से कटेगा 2 mg/3, तो फोर्स बराबर आ गया है 2 mg/3, थर्ड आंसर आ रहा।